तो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या चीज़ है, और उसके साथ फिर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे, फिर हम डाइफ्रैक्शन की बात करेंगे, देन वी विल फाइनली कम टू द पॉइंट दैट इज पोलराइजेशन। तो तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो बेसिकली हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स जैसे नाम से ही क्लियर है, वेव का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टरबेंस विच प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में चलती है, और जो ऑप्टिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो जब हम लाइट को एक वेव मानते हैं, लाइट एज ए वेव, जब हम लाइट को एक वेव की तरह मानते हैं, उसकी जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज द वेव ऑप्टिक्स। अब हम थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे कैसे अराइज हुआ, लाइट के बारे में किन किन लोगों ने जो है वो स्टडी की, और क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज हुए। यदि हम बिल्कुल बेसिक हिस्टोरिकली स्टार्ट से चलें, तो दुनिया में जब भी इंसान आया, लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम बाहर देखते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है चाहे जैसा भी है, धूप सभी के लिए है। और ये जो धूप है, जो लाइट है, ये सभी को अपना इफेक्ट्स जो है वो शो करती है। तो शुरू से ही लोगों ने लाइट के बारे में जो है वो स्टडी करना शुरू किया। और हिस्टोरिकली सबसे पहले यदि हम किसी बड़े साइंटिस्ट की बात करें, तो न्यूटन ने जो है वो लाइट को स्टडी किया और थ्योरीज दी, न्यूटन थ्योरी। न्यूटन ने ये कहा कि जो लाइट है इट इज ए स्ट्रीम ऑफ मैसिव पार्टिकल। कहता लाइट जो है इट इज ए स्ट्रीम ऑफ मैसिव पार्टिकल। कहता छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक लाइन में चलते हैं इस तरह से। और कहता ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है ये लाइट को बनाती है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इनको जो है वो कार्पस्कुलर कहा गया, कार्पस्कुलर। और यहाँ से जो है वो कार्पस्कुलर थ्योरी जो है वो लाइट की ओरिजिनेट हुई, कि लाइट जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, और वो मैसिव पार्टिकल जो है वो स्ट्रीम में जो है वो चलते हैं। और ये थ्योरी जो है वो कार्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानी गई, और कई सालों तक जो है इस थ्योरी को माना गया। इस थ्योरी के मुताबिक यदि हम ये एक मिरर ले लें, ये मिरर है, तो यहाँ से जो लाइट है ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आएगी और मिरर से टकराएगी और फिर ऐसे वापस जाएगी, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और उसी तरह से जो रिफ्रैक्शन है कि यदि हमारे पास कोई ऐसा मीडियम है, तो यहाँ से जो है वो ऐसे लाइट आएगी, और ये लाइट जो है वो यहाँ से ऐसे डेविएट हो जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कोशिश की गई इस थ्योरी के बेस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की, और जो दूसरी ऑप्टिकल फिनोमेना है उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। मगर रिफ्लेक्शन तो एक्सप्लेन हो गया, मगर रिफ्रैक्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ। और भी कई ऐसे ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट थे जिनको जो है ये न्यूटन थ्योरी या कार्पस्कुलर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक और थ्योरी दी, जिसको हम हाइजेंस हाइजेंस वेव थ्योरी या सिंपली वेव थ्योरी कहते हैं, वेव थ्योरी। ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे, डच फिजिस्ट थे क्रिश्चियन हाइजेन, जिन्होंने ये 1678 के आसपास जो है वो थ्योरी दी, वेव थ्योरी।
इसकी थ्योरी के मुताबिक कि जो लाइट है इट मूव्स एज ए वेव। तो जब हम वेव की बात करते हैं तो जिस तरह से साउंड वेव होती है, कहा कि उसी तरह से साउंड वेव की तरह जो है वो वेव की फॉर्म में जो है वो चलती है। और यहीं पर इसी समय में एक और साइंटिस्ट हुए, फ्रिजनल, उन्होंने इसमें ऐड किया ईथर, कि जैसे पानी में कोई वेव चलती है या एयर में साउंड चलती है, तो साउंड को चलने के लिए एयर की जरूरत है, वाटर वेव के लिए वाटर की जरूरत है। तो वैसे ही कहते हैं लाइट जो है एक मीडियम होता है ईथर, उस मीडियम के अंदर जो है वो एक वेव की फॉर्म में जो है वो चलती है। और ये जो वेव थ्योरी है, हाइजेंस वेव थ्योरी है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर उसके बाद न्यूटन थ्योरी जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, और लोगों ने जो है वो हाइजेन वेव थ्योरी को मानना शुरू किया, क्योंकि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कई और चीज़ें जो ऑप्टिक्स के साथ जुड़ी थी उनको हम हाइजेन वेव थ्योरी के आधार पर आसानी के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर पा रहे थे। हालांकि ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में भी कुछ एक लिमिटेशंस जो है वो अराइज हुई। इसमें कहा गया कि जो वेव है, मतलब लाइट है, उसकी जो वेलोसिटी है इट विल बी इक्वल टू ई अपॉन रो। ई दैट इज द इलास्टिसिटी, ई इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, और रो इट इज द डेंसिटी। की डेंसिटी और इलास्टिसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो जैसा हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा हो और जो डेंसिटी की वैल्यू है वो कम हो। मगर यहाँ पर भी इलास्टिसिटी और डेंसिटी के बेस पे जो है वो लाइट की वेलोसिटी और इससे रिलेटेड बातों को जो है वो एक्सप्लेन एग्जैक्टली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया गया। तो ये थ्योरी भी कंप्लीटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद एक तीसरी और थ्योरी आई जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ये मैक्सवेल ने, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसने कहा कि जो लाइट है वो वेव होती है, सही है, मगर लाइट जो है इट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव बट इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, मीन्स ये अराइज होती है ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है ये मैकेनिकल वेव नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से जो है वो जनरेट होती है। तो जो हाइजेन थ्योरी थी उसमें मैकेनिकल वेव कहा गया था, जबकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स होती है इन नेचर, जैसा आप लोग जानते हैं। हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि एक वेव है, उसके अंदर दो तरह के फील्ड वेक्टर्स होते हैं जो ऑसिलेट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और वेव जो है वो इस तरफ चलती है, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो काफ़ी चीज़ों को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पे जो है वो एक्सप्लेन जो है वो किया गया। मगर कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जिनको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें स्पेशली जो है वो इमिशन ऑफ रेडिएशंस, कि जो रेडिएशंस हैं या लाइट है वो इमिट कैसे कैसे होती है, एब्जॉर्ब कैसे होती है। तो ये जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी लाइट की, ये भी 100% कंप्लीटली जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो न्यूटन से स्टार्ट हुई, फिर हाइजेन ने वेव थ्योरी दी, फिर वहाँ से मॉडिफाई होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे जो है वो बात पहुंची। यहाँ तक कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आगे बात करेंगे। सर ये न्यूटन ने जो मैसिव पार्टिकल था उसमें कार्पस्कुलर क्या था ये? हाँ, ये जो मैसिव पार्टिकल है इसी को कार्पस्कुलर कहते हैं। कार्पस्कुलर का मतलब है मैसिव पार्टिकल।
मतलब छोटा जैसा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रेत का कण है, पार्टिकल ऑफ सैंड, तो वो जो छोटा जैसा मास का पार्टिकल होगा उसको हम कार्पस्कुलर कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, वहां से आया है। तो कार्पस्कुलर का मतलब हुआ कि ये स्मॉल मैसिव पार्टिकल। क्लियर? सर। अब यहां से हम आगे बात करते हैं। इसके बाद फोर्थ में एक और थ्योरी आई जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी। तो जो क्वांटम थ्योरी है, बेसिकली इट वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने प्रपोज की थी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या उससे जुड़ी हुई बातें हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशंस, वहां पे जो है वो ये इन्वेंट हुई और इसको जो है वो प्रोपोगेट किया गया। आइंस्टीन थ्योरी में जो मेन इंपॉर्टेंट थी कि जो लाइट है, लाइट इज consisting of small packets of energy, small packets of energy which is called as photon। तो जो कार्पस्कुलर थ्योरी की हम बात कर रहे थे, मैंने वहां पे कहा था कि न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है इट इज स्ट्रीम ऑफ कार्पस्कुलर मैसिव पार्टिकल। मगर आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, मैसिव पार्टिकल नहीं है, तो ये पार्टिकल ही, मगर इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, और जिसको उसने जो है वो फोटोन कहा। तो कहने का मतलब न्यूटन की थ्योरी और आइंस्टीन की थ्योरी में ये फर्क है। न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी है, मगर वो जो छोटे पार्टिकल्स है वो मैसिव है, मास की तरह है। मतलब जैसे रेत का कण, मिट्टी का कण, किसी छोटे पार्टिकल का मास जैसे पार्टिकल्स होते हैं उस तरह से। मगर आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी जैसे एनर्जी के पैकेट्स हैं, मास नहीं है, एनर्जी के पैकेट्स है। और वो एनर्जी के पैकेट्स में जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव करते हैं। और इस थ्योरी को लेकर के, जैसा हम लोग जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, इस तरह के मैकेनिज्म है जिनको आसानी के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर पाए। मगर ये थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि कुछ एक बातें ये थ्योरी भी नहीं बता पाई, जैसे जो अभी हम स्टडी करेंगे, दैट इज द इंटरफेरेंस या डाइफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो ये जो मैकेनिज्म है ये यहाँ से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। ये तभी होते हैं जब हम इनको एज ए वेव मानते हैं। इसका मतलब ये थ्योरी जो आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की, ये भी अपने आप में जो है वो कंप्लीट नहीं। तो यहाँ से हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ एक बातें ऐसी थी जो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है। और कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और वहाँ पे हमें जो है वो वेव थ्योरी यदि हम अपनाते हैं, तो वेव थ्योरी के हिसाब से जो है उन बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जो भी थ्योरीज मैंने अभी तक डिस्कस की, उन थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, और कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो सभी बातों को, जो लाइट के सारे इफेक्ट्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद एक और थ्योरी आई विच इज कॉल्ड एज द डी ब्रॉगली, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ये डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने दी डी ब्रॉगली ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा कि जो लाइट है ये ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों तरह का नेचर है, एज ए पार्टिकल भी और एज ए वेव भी। मगर जब मैं पार्टिकल की बात करता हूँ, इसका मतलब आप मैटर से भी ले सकते हैं और एनर्जी से भी ले सकते हैं, कि एनर्जी का जो है वो पैकेट हो सकता है या पार्टिकल का, और या फिर जो है इसको वेव नेचर, ये दोनों तरह के करेक्टर जो है वो
एक्सप्लेन करती है। और यहाँ से फिर अभी तक जो हम बात है, अब मैं ये जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक फिजिक्स के नज़रिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं। वैसे तो शायद मैंने कई बार डिस्कस किया है। फिजिक्स का बेसिक काम है इस दुनिया को स्टडी करना, टू स्टडी दिस यूनिवर्स, द लॉज ऑफ नेचर। ये दुनिया जो है किन्हीं नियम से चलती है, और वो जो लॉज ऑफ नेचर है इस दुनिया के, उनको स्टडी करना जो है यही फिजिक्स का बेसिक काम है। हमारा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ना किसी की सोच का, ना किसी के धर्म का, ना किसी के कास्ट का, क्योंकि दुनिया जो भी है, चाहे वो इंग्लैंड की है, चाहे इंडिया की है, चाहे पाकिस्तान की है, चाहे चाइना की है, पूरी की पूरी दुनिया जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय सर्टन लॉज। और वो जो यूनिवर्सल लॉज है उनको पता करना हमारा काम। फिजिक्स में देखें या दुनिया में देखें तो हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं। इट इज एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज द मैटर। मैटर में पदार्थ आ जाते हैं, मिट्टी, धूल, रेत, पत्थर, लकड़, जो भी है वो मैटर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज मैटर। और दूसरी तरफ एनर्जी है। एनर्जी की खासियत ये है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट यू कैन एक्सपीरियंस, आप महसूस कर सकते हैं। अभी ठंड लग रही है, ठंड को पकड़ा नहीं जा सकता मगर महसूस किया जा सकता है। धूप लगेगी बाहर, आप धूप में बैठोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको हीट महसूस होगी, तो वो एनर्जी की फॉर्म है। और जो चीज़ें हम जिनको हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मैटर है। तो जो मैटर वाली चीज़ें होती हैं इसको हम जो है वो हम कहते हैं कि पार्टिकल नेचर। वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है। पार्टिकल मतलब छोटे से छोटा जो भी टुकड़ा है, दैट इज पार्टिकल। और जिसको हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो जो भी होगा वो एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो शुरू में ये कहा गया कि भाई जो मैटर है इट पोजेसेस द पार्टिकल नेचर, कि ये पार्टिकल की तरह होती है। पार्टिकल मतलब इसको तोड़ा जाए तो इसका कण बनता है, छोटे से छोटा चीज बनता है। और एनर्जी में के लिए कहा गया कि वे जो एनर्जी होती है बेसिकली इट पोजेसेस द वेव नेचर, ये जो है वो वेव की तरह चलती है जैसे हवा है। मगर डी ब्रॉगली ने कहा कि जो एनर्जी है, आप देखिए इस दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी का कोई सोर्स है, बाकी एनर्जी जहां से पैदा होती है दैट इज द सनलाइट। तो वेव थ्योरी आई, और डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, वेव तो है ही है, साथ में जो है ये पार्टिकल नेचर भी पोजेस करती है, और पार्टिकल को कहा गया फोटॉन। और ये दोनों को मिला करके कहा गया कि इट पोजेसेस द ड्यूल नेचर, कि ड्यूल नेचर जो है वो होती है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो दुनिया है इसमें सिमेट्री होती है। यदि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है तो इसको भी वेव नेचर जो है वो पोजेस करना चाहिए। पार्टिकल जो है वो भी एक वेव की तरह जो है वो होना चाहिए। तो हम पार्टिकल की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एटम, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसकी इन्वेंशन जो है वो जे जे थॉमसन ने की। आप +1 से +2 से पढ़ते हैं कि जे जे थॉमसन ने इन्वेंट किया कि इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट इज ए पार्टिकल। और जे जे थॉमसन को जो है इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला। मगर जे जे थॉमसन का बेटा हुआ, उस बेटे ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल ही नहीं है, इट आल्सो पोजेसेस द वेव नेचर, ये वेव नेचर की तरह जो है व्यवहार करता है। इसने जो है वो इंटरफ्रेंस और डायफ्रैक्शन की स्टडीज जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को लेकर के की, और उसको भी नोबेल प्राइज मिला। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो यहां से बात यहां तक पहुंची कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी ड्यूल नेचर जो है वो पोजेस करते हैं। तो ये साइंस की जो फिजिक्स की बेसिक थ्योरी है कि इस दुनिया में जो भी चीज है दैट पोजेसेस द ड्यूल नेचर। मगर अभी जो लेटेस्ट साइंस डेवलप हो रही है, इन दोनों को मिला करके, अभी सिर्फ ये रिसर्च लेवल में है, जो
नोबल लॉरिएट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं हाई लेवल पे, अभी आप लो लेवल पे ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, वहां पे हम कहते हैं ए डुअलिटी, और हिंदी में इसको कहते हैं अद्वैतवाद। जब हम कह रहे हैं कि भाई दो चीजें हैं, तो ए डुअलिटी कहती है कि दो नहीं है, ये सब कुछ एक ही है, मतलब एक ही चीज के दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी बात का विश्वास करें ना करें, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मगर जो हमारा इंडियन वैदिक लिटरेचर है, जो लोग इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, वहां पे देखेंगे यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डुअलिटी। तो अभी जो मॉडर्न क्वांटम साइंस जहां पर पहुंच रही है, ये मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों ने जो वैदिक लिटरेचर या जो चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने क्या उनके पास लैब थी, एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया, आई डोंट नो, मगर जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो कॉन्सेप्ट, जो लिटरेचर अवेलेबल है, वो ये बोलती है कि जो दुनिया है दैट इज ए डुअलिटी। और ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस जो है वो कहीं ना कहीं घूम करके वहीं पर पहुंच रही है। तो मेरा सिर्फ एडवाइस करने का मौका सिर्फ ये है कि हमारा जो वैदिक लिटरेचर है उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, और साइंटिफिक कंक्लूजन्स जो ड्रा किए गए हैं वो यही है। एक मैं और थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट कर दूँ, जब भी दुनिया में साइंस को स्टडी करने का नज़रिया विकसित हुआ, आप पूरी दुनिया में देखेंगे दो ही जगह मिलेंगी, एक इजिप्ट, पुरानी बुक्स पढ़ेंगे, यूनान, ग्रीक, और एक है इंडिया। यदि आप ग्रीक और यूनान की, इजिप्ट की बात करोगे, तो उन लोगों की जो स्टडी है साइंस की वो इस लाइन वाली है। जो भी फॉरेन के लोग हैं, थॉमसन से लेकर डी ब्रॉगली से लेकर, जो भी वो इस तरह की स्टडी की बात करते हैं, मीन्स ये लोग मानते हैं कि जो मैटर है इस दुनिया में वो सुप्रीम है। और जो इंडियन माइथोलॉजी है, वैदिक लिटरेचर है, वो ये मानता है कि जो एनर्जी है वो सुप्रीम है। मैंने कहा जो मैटर है, इस मैटर को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब हमारी इंट्यूशन, जो अंतरात्मा बोलती है, हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है। ये वाले जो एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं, दे आर नॉन इंट्यूटिव, मतलब वो वैसे नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इनके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को ड्राइव करना टफ है। मगर हम ये देखते हैं आज की साइंस में, आप हाई लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जो है वो मिल रही हैं। तो दिस इज द ब्रॉड वे कंक्लूजन। यहाँ तक कोई कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर ये एयर डुअलिटी में सर फिर पार्टिकल नेचर होगी या फिर वेव नेचर? किस चीज की? सर एयर डुअलिटी में सर वेव नेचर होगी या फिर पार्टिकल नेचर? हाँ, इसमें कुछ नहीं होगा, ना इसमें वेव नेचर होगी, ना इसकी पार्टिकल नेचर होगी। जो भी कोई चीज है इस दुनिया में, कहने का मतलब इस दुनिया में जो कोई भी चीज है वो दोनों रूप में हो सकती है, दैट पोजेसेस द बोथ करेक्टर। चाहे वो कोई भी चीज है, ए ड्यूअलिटी मतलब ये हुआ कि वो एक ही चीज है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल है और ये वेव है, वो जो भी है वो एक ही रूप है, अद्वैतवाद या ए ड्यूअलिटी मतलब एक ही चीज है। दो चीजें, ड्यूअलिटी का मतलब दो चीजें हैं, ये एक है, ये बी है। जबकि ए ड्यूअलिटी का मतलब ऐसा नहीं है, वो एक ही चीज है, और जो आगे वेव और एनर्जी है, दीज आर टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सिंगल थिंग, एक ही चीज है, उसी की ये जो है वो व्याख्या है, ऐसे कह सकते हैं। सिर्फ
अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा, कब लगेगा कि वेव है या पार्टिकल है। तो क्वेश्चन ये है कि जो देखने वाला या जो इंटरेक्ट करने वाला, जो भी चीज उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ये सुनीता देवी कौन है बार बार, तो वो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि किसी के साथ वेव इंटरेक्ट करेगी तो वो एज ए वेव बिहेव करेगा, एज जब पार्टिकल इंटरेक्ट करेगी एज ए पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंक्लूसिव है। आप बेसिक जैसा इतना करें। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेव ऑप्टिक्स के ऊपर है, तो बेसिकली हम वेव नेचर की ही बात करेंगे और वेव नेचर में क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे स्टडी करते हैं उसके ऊपर ये चैप्टर रहेगा। मगर ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट था फिजिक्स का, इसलिए थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ सिलेबस भी बात कर दी। तो यहाँ तक कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है। कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम कल जो है इस कॉन्सेप्ट को, वेव नेचर के कॉन्सेप्ट को जो है वो कल हम यहाँ से आगे जो है वो एक्सटेंड करेंगे। तो आप सभी लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ये हमारे 2021 का फर्स्ट लेक्चर था। थैंक यू।